शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन का ये मशहूर कथन हम सब ने सुना है, लेकिन 21वीं सदी में ये पूर्ण भ्रष्टाचार असल में दिखता कैसा है? नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के जरिए इसी की पड़ताल करेंगे। और ये पड़ताल हमें एक बहुत ही अंधेरी दुनिया में ले जाएगी। बिल्कुल। हम जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उस घटना की जानकारी देना नहीं है। नहीं। हम इसे एक केस स्टडी की तरह देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि आज का ग्लोबल एलीट मतलब दुनिया पर राज करने वाला अभिजात वर्ग नैतिक रूप से किस जगह खड़ा है। यकीनन। और जो लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत काम का है। बिल्कुल। सोचिए, एथिक्स के पेपर में, गवर्नेंस में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इस एक केस से कितने गहरे सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल सत्ता के चरित्र पर, आधुनिकता के विरोधाभासों पर और पूरे वैश्विक ढांचे पर। तो चलिए इस लेख के तर्कों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ लोगों की निजी इमोरल हरकतें एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट का आईना बन जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार इमेज से जो इस पूरे मामले को सेट करती है। एक द्वीप। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह सारा स्कैंडल एक द्वीप के इर्द गिर्द घूमता है। द्वीपों की हमेशा से एक अलग ही इमेज रही है ना? बिल्कुल। जैसे वो असल दुनिया के नियमों से, समाज की नजरों से बाहर हों। और यहीं पर लेख ऑफशोरिंग का कॉन्सेप्ट सामने लाता है। ऑफशोरिंग? हाँ, ऑफशोरिंग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पैसा आता है, टैक्स हेवन्स आते हैं। अच्छा, तो ये ऑफशोरिंग का कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे लोग टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा किसी टापू वाले देश में भेज देते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस यहाँ पैसे की जगह अपने काले कारनामों को ऑफशोर किया जा रहा है। मतलब? लेख यही तर्क देता है कि यहाँ नैतिक और यौन अपराधों को समाज की मुख्य धारा से ऑफशोर कर दिया गया। एक ऐसी अपवाद की जगह बना दी गई जहां कुछ भी करने की छूट हो। और इसके पीछे एक खतरनाक सोच है। बहुत खतरनाक सोच ये है कि अगर हम अपनी गंदगी को कहीं दूर एक द्वीप पर छिपा दें तो हमारा मुख्य सिस्टम, हमारा समाज साफ सुथरा बना रहेगा। ये तो एक भ्रम है। बिल्कुल, एक भ्रम कि ऑफशोर में जो हो रहा है उसका असर मेनलैंड पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो एक धोखा है। जैसे टैक्स हेवन असल में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को खोखला करते हैं, वैसे ही ये मॉरल ऑफशोरिंग भी समाज की नैतिकता की जड़ों पर हमला करती है। यही तो लेख का केंद्रीय बिंदु है। ये सिर्फ कुछ लोगों की मौज मस्ती या नियमों के खिलाफ विद्रोह की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये आधुनिकता के एक बहुत ही भयानक तर्क का नतीजा है, जहां कल्पना का, इमेजिनेशन का पॉर्निफिकेशन हो जाता है। इंसानी शरीर को एक वस्तु, एक कमोडिटी समझ लिया जाता है। और ताकत की भूख में इंसान किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। हाँ। सूर्य, ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। और ये हमें सीधे उस एलीट क्लास के चरित्र पर ले आती है जिसका जिक्र इस लेख में है। लेख में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अपरिपक्व मतलब इमेच्योर, जिसे सजा का कोई डर ना हो, भ्रष्ट और लालची। हाँ, और ये सिर्फ गालियां नहीं है। लेख ने ऑसवर्ड स्पिंगलर के विचारों से जोड़ता है, जिन्होंने सभ्यताओं के पतन के बारे में लिखा था। अच्छा। स्पिंगलर के अनुसार जब कोई सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ती है तो उसके शासक वर्ग में यही गुण आ जाते हैं। वे चालाक होते हैं, दुनिया को लेकर संशयवादी होते हैं, लेकिन अंदर से नैतिक रूप से खोखले और थके हुए होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि दुनिया बड़ी बड़ी पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज पे चल रही है, और यहाँ पता चल रहा है कि शायद कुछ इनसिक्योर और इमेच्योर लोग ही सारा खेल चला रहे हैं। और यही सबसे चिंता की बात है। देखिए, लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे एप्स्टीन जैसा एक बिचौलिया, एक फिक्सर, खुद को जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के केंद्र में ले आता है। इससे पता चलता है कि शायद दुनिया महान नेताओं या महान विचारों से नहीं, बल्कि ऐसे ही बिचौलियों, कमजोर चरित्रों और नाजुक अहंकारों वाले लोगों से चल रही है। और ये सवाल भी उठता है कि ऐसे अपरिपक्व और नाजुक अहंकार वाले लोग वो किस तरह के निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ये सोचना भी डरावना है। यही तो इस विश्लेषण का सार है। ये मामला व्यक्तिगत नैतिकता से बहुत आगे जाकर गवर्नेंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी के सवालों को छूता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों को बस एक सेक्स स्कैंडल कहकर खारिज कर दिया जाता है। सही बात है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जब ये परतें खुलती हैं तो समाज के तौर पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं। हाँ, लेख इसी पर 3 बहुत गहरी बातें कहता है। पहली प्रतिक्रिया होती है एक्सेप्शनलाइजिंग, यानी इसे एक अपवाद बना देना।
मतलब समाज खुद को ये तसल्ली देता है कि ये तो बस कुछ बिगड़े हुए अमीर लोगों की बात है, हमारा सिस्टम ठीक है। ये तो एक तरह का दिमागी धोखा हुआ। बिल्कुल, ये वापस उसी द्वीप वाली सोच पर जाना है। इसे ऑफशोर की एक अकेली घटना मान लो, ताकि ये ना मानना पड़े कि सड़न जड़ तक यानी सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, और दूसरा बिंदु आधुनिक राजनीति की एक बीमारी, एक पैथोलॉजी को उजागर करता है। लेख कहता है कि आज के दौर में सत्ता को वैधता यानी लेजिटिमेसी सद्गुण या वर्चू से नहीं मिलती। तो फिर किससे मिलती है? वो मिलती है अपारदर्शिता से, मतलब चीजों को छिपाने से, निर्लज्जता से, मतलब बेशर्मी से, कानूनी दाव पेंच और प्रोपेगेंडा से। बिल्कुल। ये तो हम रोज देखते हैं। जब कोई भयानक सच सामने आता है तो सारी ऊर्जा इस बात पर खर्च हो जाती है कि कानूनी तौर पर क्या साबित हो सकता है और क्या नहीं। सही कहा, नैतिकता का सवाल कानूनी बारीकियों के शोर में दब जाता है। और यही इस सिस्टम का बचाव करने का तरीका है। और तीसरा बिंदु जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाता है, रोमन इतिहासकारों की दुनिया में। हाँ, लेख में टैसिटस, सैलस्ट और लिवी जैसे रोमन इतिहासकारों का जिक्र है। ये तुलना क्यों इतनी जरूरी है? ये तुलना आधुनिक और प्राचीन सोच के बीच एक बहुत बड़े फर्क को दिखाती है। देखिए, रोमन इतिहासकारों के लिए शासक वर्ग का यौन पतन और उनकी हिंसा कोई निजी मामला नहीं था। अच्छा, वे इसे सीधे तौर पर सत्ता के केंद्र से जोड़कर देखते थे। मतलब उनके लिए एक राजा की अय्याशी और साम्राज्य का पतन एक ही कहानी के दो हिस्से थे, है ना? बिल्कुल, वे इसे राजनीतिक पतन का साफ संकेत मानते थे और कई मामलों में उसका एक कारण भी। और हम इसके उलट हम आधुनिक लोग खुद को ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। हम पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हमारे लिए भ्रष्टाचार का मतलब घूस लेना या नियमों को तोड़ना है, ना कि किसी का व्यक्तिगत चरित्र कैसा है। हाँ, हम मानते हैं कि अगर संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, चेक एंड बैलेंसेस हैं, तो नेता का पर्सनल कैरेक्टर उतना मायने नहीं रखता। लेकिन क्या ये सच है? यहीं पर लेख जे पोकॉक नाम के एक विचारक का हवाला देता है, जो कहते हैं कि आधुनिकता के केंद्र में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। वो क्या है? पैराडॉक्स ये है कि भले ही हम दिमागी तौर पर यह ना माने कि यौन पतन समाज के पतन का कारण है, लेकिन हम सद्गुण या वर्च्यू की भाषा को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पाते हैं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं यह शक हमेशा रहता है कि भले ही यह कारण ना हो, पर यह उस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता जरूर है। इट इज रिवीलिंग। मतलब ये धुएं की तरह है। भले ही ये आग का कारण न हो, लेकिन ये निश्चित रूप से बताता है कि कहीं आग लगी है। क्या बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल यही बात है। इन अभिजात वर्ग का व्यवहार हमें उस व्यवस्था के बारे में, उस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें वे काम करते हैं। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों के अपराधों की लिस्ट तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। लेख साफ कहता है कि एप्स्टीन फाइलें व्यक्तिगत गुनाह या बेगुनाही तय करने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? वे कलेक्टिव पावर यानी सामूहिक शक्ति के चरित्र को समझने के लिए हैं। और मामला तब और भयानक हो जाता है जब ये सामूहिक शक्ति अपने अंदर यौन, वित्तीय, कानूनी, राजनीतिक और यहाँ तक कि बौद्धिक शक्ति को भी समेट लेती है। हाँ, और उस पर बेशर्मी और सजा के डर से मुक्ति का मुलम्मा चढ़ा देती है। तब हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या वो पुराने रोमन इतिहासकार सही थे? वो क्या सोचते थे? वो कल्पना करते थे कि साम्राज्य तब ढह जाते हैं जब उनका शासक वर्ग किसी भी पैमाने पर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, चाहे वो लालच हो, वासना हो या सत्ता की भूख हो। जब नियंत्रण की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। हाँ, तब व्यवस्था का पतन होना तय है। और लेख में एक अंतिम दुविधा, एक फाइनल डिलेमा का भी जिक्र है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार लगता है। हाँ, और ये दुविधा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी रोम के समय में थी। दुविधा ये है, इस तरह के अभिजात वर्ग के पास सत्ता तो होती है, लेकिन अधिकार मतलब नैतिक अथॉरिटी नहीं बचती। और नैतिक अधिकार के बिना वे हमेशा डरे हुए रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उनके राज खुल जाएंगे, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और उस डर में वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस दुविधा का दूसरा पहलू और भी ज्यादा डरावना है। अगर यह अभिजात वर्ग अपने कर्मों से बच निकलता है, अगर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, तो ये समाज में मॉरल नाहिलिज्म का रास्ता खोलता है। मॉरल नाहिलिज्म यानी एक ऐसी स्थिति जहां सही गलत, नैतिकता अनैतिकता का कोई मतलब ही न रह जाए, जहां सिर्फ ताकत ही सच हो। हाँ, एक ऐसा बिंदु जिसके हम खतरनाक रूप से करीब पहुंच रहे हैं। समाज में यह संदेश जाता है कि नैतिकता कमजोरों के लिए है, ताकतवर लोग इन सब चीजों से ऊपर हैं। और लेख का अंतिम वाक्य इस पूरी बहस को समेट देता है।
एक ऐसा अभिजात वर्ग जो इतना जरूरतमंद, इतना लालची और अब राज खुलने के डर से इतना कमजोर है, उस पर अच्छे और सही निर्णय लेने के लिए भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एप्स्टीन स्कैंडल सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है या आज के ग्लोबल एलीट के गहरे नैतिक संकट का एक लक्षण है। यकीनन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आधुनिक व्यवस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूशंस सत्ता को नैतिकता के पैमाने पर जवाबदेह ठहराने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल। लेख का सार यही है कि जब शासक वर्ग किसी भी आयाम पर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, चाहे वो लालच हो, वासना हो या शक्ति हो, तो उन पर अच्छे निर्णय के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह हमारे समय के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि एक समाज विश्वास और नैतिक अधिकार का पुनर्निर्माण कैसे करता है जब उसके तथाकथित सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोग ही उसके सबसे नैतिक रूप से दिवालिया साबित होते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, खासकर उन लोगों को जो लोक प्रशासन और शासन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, यह एक चेतावनी है। ये भविष्य के प्रशासकों और नेताओं के लिए एक सबक है कि संस्थागत ढांचे के साथ साथ व्यक्तिगत सद्गुण और नैतिक साहस का भी कितना महत्व है। बिना नैतिक बुनियाद के सबसे मजबूत दिखने वाली इमारतें भी ढह जाती हैं। सही बात है। ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों पर और गहरी बातचीत के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं या कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।